नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। रात के 9 बज रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। मालेगांव ब्लास्ट की हकीकत बहुत दिनों तक छुपाई गई, उसका कुछ कुछ सच अब सामने आने लगा है। तह तक के हमारे खास सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक के बाद एक राज सामने आ रहे हैं। तो साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे जांच एजेंसीज कभी कभी हद से नीचे चली जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस कदम की भी बात करेंगे जिसमें उन्होंने बोलने की आजादी की हदें तय करने की नजीर पेश की है। इस बहस में हमारे साथ होंगे खास मेहमान। तो राजनीति की खबरों से दूर आपको एडिटर्स चॉइस में दिखाएंगे फिल्म्स। कान फिल्म फेस्टिवल को लेकर चलेंगे जहां ऐश्वर्या राय 15वीं बार वहां पर दिखाई देंगी। पॉजिटिव खबरों के अपने खास सेगमेंट में उस किसान से मिलवाएंगे जो एक जिले में अगर एक हो जाए तो देश की सूरत बदल सकती है। देश की बात देश का पहला ऐसा बुलेटिन है जिसमें आपके गांव की खबर भी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हम आपको लेकर चलते हैं बीबीसी स्टूडियो। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस से। गया रोड रेज मामले में एक नया खुलासा हुआ है और बेहद चौंकाने वाला है। आदित्य के दोस्तों ने, जी हां, जिस बच्चे की मौत हुई थी उसके दोस्तों ने उसे गोली मारने वाले की पहचान से इनकार कर दिया है। वजह क्या है? राजनीतिक दबाव या फिर एक डर जो लगातार अदालतों के चक्कर के नाम पर जहन में आता है। कुछ भी हो, हत्या के चश्मदीद आदित्य के 4 दोस्तों ने कोर्ट में बताया है कि उन्होंने गोली चलाने वाले को नहीं देखा था। हालांकि पुलिस के सामने रॉकी ने आदित्य को गोली मारने की बात मान ली है। खुद आरोपी ने मान लिया है कि गोली मारी, लेकिन दोस्त डर रहे हैं। छात्रों से ही जुड़ी दूसरी खबर राजस्थान से। राजस्थान के कोटा में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प में एक छात्र की मौत हो गई है। कोचिंग में पढ़ रहे छात्रों के एक गुट ने दूसरे पर हमला किया जिसमें सत्यप्रकाश नाम के बच्चे की मौत हो गई है। सत्यप्रकाश बिहार का रहने वाला था। वारदात में एक और छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जी हां, कुछ दिनों तक कांग्रेस में रहे वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा फिर से घर में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह और सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के ही नेता थे कुछ दिनों पहले तक। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचा और लगातार ये यात्रा पर है। 600 टन वाला ये कार्गो प्लेन अपनी पहली कॉमर्शियल फ्लाइट पर है। यूक्रेन में बने हुए इस प्लेन में 10 ब्रिटेन टैंक समा सकते हैं। जीएसटी बिल पास न होने की वजह से प्रधानमंत्री ने देश को बड़ा नुकसान बताया है। राज्यसभा के 57 सदस्यों को विदाई देते हुए आज पीएम ने कहा कि अगर जीएसटी बिल पास करा लेते सब मिलके तो कई राज्यों को और देश को फायदा होता। मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को एनआईए से बड़ी राहत मिली है। मालेगांव धमाका केस में आज दाखिल एनआईए की चार्जशीट में प्रज्ञा का नाम शामिल नहीं है। प्रज्ञा पर मकोका भी हटा लिया गया है। हालांकि कर्नल पुरोहित समेत 10 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए अफसरों की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। हिंसा की जांच के लिए गठित प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस अधिकारी हिंसा की चुनौतियों का सामना करने में नाकाबिल साबित हुए हैं। इसी साल 18 से 23 फरवरी तक जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। आपराधिक मानहानि मामले में सम्मन जारी करने पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अहम फैसले में आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 को संवैधानिक ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। तीनों ने अलग अलग याचिका दायर कर इस कानून को समाप्त करने की अपील की थी। और अब मोदी सरकार पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करने पर विचार कर रही है। योजना आयोग में परिवर्तन के बाद अब सरकार लंबे वक्त की योजना तैयार करने पर जोर दे रही है। देश के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार 7 साल की योजना तैयार कर रही है। निरंकारी गुरु बाबा हरदेव सिंह हमारे बीच नहीं रहे। बाबा हरदेव का आज कनाडा में सड़क हादसे में निधन हो गया। बाबा हरदेव कनाडा में ही रहते थे, लेकिन भारत समेत देश विदेश में उनके करोड़ों अनुयायी हैं। सभी धर्मों को एक मानने वाले निरंकारी मिशन की स्थापना 1929 में उन्होंने रावलपिंडी में की थी।
बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की सूरत में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। 800 करोड़ की लागत से बनने वाला ये स्टेशन दुनिया का सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। सूरत के सांसद सीआर पाटिल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये स्टेशन 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। उन पर लगी मकोका की सख्त धारा हटा दी गई है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जल्द ही साध्वी जेल से बाहर आ जाएंगी। आप जानते होंगे कि संसद में एक वक्त में भगवा आतंकवाद को लेकर बहुत लंबी बहस चली थी। मालेगांव ब्लास्ट ही वो मामला था जिसके बाद ये शब्द बाहर निकला था। इन धमाकों की जांच 3 एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पॉलिटिकल बॉस को खुश करने के लिए जांच एजेंसीज ने समय समय पर अपना अलग अलग मत दिया है। बिल्कुल छूट दिया गया है। उनको कोई दबाव नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, किसी भी स्तर में किसी भी तरह से कोई मोड़ देने का प्रयास बिल्कुल नहीं होने दिया। इसकी वजह से एजेंसीज जो है काम करने में सक्षम है। मालेगांव में हुए वो धमाके जिन्होंने 4 लोगों की जान ली और आतंकवाद के बहस को खींचकर भगवा खेमे तक पहुंचा दिया, संसद और सड़क पर हंगामा बरपाया, आज एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ लगे मकोका के आरोपों को वापस ले लिया है। मतलब साफ है कि जल्द ही उन्हें जमानत मिल सकती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इस स्टैंड के बाद अब महाराष्ट्र एटीएस कई पेचीदा सवालों में घिर रही है। हमें मिली अंदरूनी जानकारी के मुताबिक एनआईए के एक अफसर एटीएस के खिलाफ गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। एटीएस पर आरोप लग रहा है कि उसने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को फंसाने के लिए पुरोहित के देवलाली आर्मी कैंप वाले क्वार्टर में खुद ही आरडीएक्स प्लांट किया था। एटीएस की जांच टीम को हेमंत करकरे लीड कर रहे थे। करकरे उस वक्त की सरकार के करीबी अधिकारी थे। बताया जा रहा है कि सेना के कई अफसरों को इस बात की जानकारी थी कि कर्नल पुरोहित बेकसूर हैं और आरडीएक्स बरामद करके उन्हें झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा जांच एजेंसियों पर आरोप है कि उन्होंने सारी जांच 4 से 5 गवाहों के बयानों में ही समेट दी। गवाहों से एटीएस ने दबाव डालकर जो चाहा वो बुलवाया था। धमाकों में साध्वी प्रज्ञा को सिर्फ इसलिए शामिल बताया गया क्योंकि उनका 2 व्हीलर इस्तेमाल हुआ था, जबकि 2 साल से वो इसका यूज ही नहीं कर रही थी। ये भी बिल्कुल आशा करते हैं कि साध्वी जी जिनके पास सिर्फ एक स्कूटर उनका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये बात थी कि बाकी जब बातें उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके बोली कि नहीं आरडीएक्स भी मिला है और ये 4-5 विटनेसेस ने कहा है, तो उसके साथ स्कूटर का मिलना बड़ा गंभीर था। अब जब ये बातें चली गई तो स्कूटर का मिलना कोई गंभीर नहीं, वो तो साध्वी थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, स्कूटर छोड़ी थी, उनका फ्लैट छोड़ा था, उनके पैसे छोड़े थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो साध्वी को क्लीन चिट तो मिलना ही था। मालेगांव धमाके के मामले में सियासी दखल की गंध बहुत पहले से आ रही थी। इस मामले की जांच में 3 बड़ी एजेंसियां शामिल रही हैं। पहले हेमंत करकरे के नेतृत्व में एटीएस ने जांच की, फिर सीबीआई ने, और एटीएस जांच को सही बताया और अंत में जांच एनआईए को सौंपी गई। सीबीआई, एटीएस और एनआईए तीनों यूपीए के कार्यकाल में धमाकों में अभिनव भारत संगठन का नाम लेती रही। अब एनआईए इससे पल्ला झाड़ रही है। समझौता ट्रेन ब्लास्ट मामले में असीमानंद की गिरफ्तारी के बाद सुनील जोशी का नाम सामने आया था, लेकिन जोशी की हत्या के बाद असीमानंद बयान से पलट गए थे। सरकार बदलने के बाद अब एनआईए के सुर बदल गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आज की तारीख में एनआईए और एटीएस दोनों की थ्योरी में क्या-क्या अंतर है। एटीएस का पक्ष है कि धमाके में इस्तेमाल 2 व्हीलर साध्वी का था, जबकि एनआईए का पक्ष है कि 2 साल से 2 व्हीलर नहीं चलाया था, रामचंद्र कलसांगरा इसका इस्तेमाल करते थे। वहीं एटीएस का पक्ष है कि कर्नल पुरोहित ने अभिनव भारत संगठन बनाया था, जबकि एनआईए का पक्ष कि सिर्फ संगठन बनाने से कोई बात साबित नहीं होती। एटीएस का पक्ष है कि मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बनाने वाली बैठकों में शामिल होती थी प्रज्ञा, जबकि एनआईए ने कहा कि सिर्फ बैठकों में हिस्सा लेने से कोई आतंकी नहीं हो जाता। वहीं एटीएस ने दलील दी कि कर्नल पुरोहित को विस्फोटक मुहैया कराया गया था,
जबकि एनआईए का पक्ष था कि कर्नल के घर एटीएस ने खुद आरडीएक्स प्लांट किया था। इसके सबूत मिल गए हैं। एनआईए के बदलते रुख के बाद जल्द ही साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिल सकती है। उसके बाद कर्नल पुरोहित को भी राहत मिलने की उम्मीद जगेगी। जिस तरह इशरत मामले में सरकार बदलने के बाद पिछली यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम फंस गए हैं, हो सकता है कि मालेगांव ब्लास्ट की तफ्तीश भी कोई बड़ा धमाका कर दे। देश की बात के लिए ईटीवी न्यूज। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिस पर आप सबकी नजर रहती है, उनकी अदा हो चाहे उनकी खूबसूरती, और वो नाम है ऐश्वर्या राय का। कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय एक बार फिर जा रही है और 15 बार जाने वाली वो भारत की अकेली अभिनेत्री है। दुनिया खूबसूरती को ऐश्वर्या के नाम से जानती है। किसी भी फिल्म फेस्टिवल में उनकी मौजूदगी कामयाबी की गारंटी होती है। कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होने जब वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो सारे कैमरे उसी तरफ देखने लगे जिधर का नजारा सबसे खूबसूरत था। ब्यूटी और ब्रेन के दम पर मिस वर्ल्ड तक पहुंचने वाली ऐश 15 साल से कांस फिल्म फेस्टिवल की परमानेंट गेस्ट हैं। सबसे पहली बार वो स्टेज पर साड़ी पहनकर पहुंची थी। हैवी इंडियन ज्वेलरी में तब उन्होंने एक परफेक्ट भारतीय नारी को रिप्रेजेंट किया था। सन 2007 में वो बच्चन परिवार की बहू बनी तो 2009 में अभिषेक बच्चन के साथ कांस पहुंची। इस बार वो बेटी आराध्या के साथ जा रही हैं। 15 साल के इस सफर को कांस और बॉलीवुड देवदास से सरबजीत तक की कहानी में बयां करता है। कांस में ऐश के पहनावे को लेकर हर बार चर्चा होती है। पिछले 14 साल से ये दस्तूर जारी है। देखते हैं इस बार किस ड्रेस की किस्मत में मैगजीन्स के फ्रंट पेज पर छपना लिखा है। देश की बात के लिए ईटीवी न्यूज। और तेजी से खत्म होते प्राकृतिक संसाधनों के बीच वैकल्पिक ऊर्जा आज दुनिया की जरूरत बन चुकी है। देश की सरकार भी इसे लेकर संजीदा है, लेकिन एक छोटे से गांव के एक साधारण से शख्स ने अपने इरादे से इस सपने को कैसे सच कर दिखाया है। देखिए दुनिया के सामने मिसाल पेश करने वाली ये जीवंत कहानी। तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है। भावनाओं को झकझोरती प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी। इस गांव की रसोई में चूल्हे की नीली लौ देखकर लग सकता है कि ये भी सरकारी रियायत से जल रही होगी, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। सच ये है कि ये आग पीएम की प्रेरणा से ही रोशन है, लेकिन उससे जो दरअसल ग्रीन एनर्जी के लिए की गई थी। यूपी के गोंडा के किसान अनिल ने कसम खाई है कि अपने गांव में एलपीजी की नो एंट्री करवा कर रहेंगे। वो गोबर से गैस बनाकर घर घर में सप्लाई करते हैं, बाद में इसी की खाद से ऑर्गेनिक खेती करते हैं। सोच बदलने की बात है। अब न थाली महंगी है न खेती। आग का खतरा भी करीब करीब खत्म हो चुका है। अब एक समय ऐसा था कि हम लोग ऊर्जा के संबंध में केवल कोयले पर आधारित थे और आज धीरे धीरे जैसे सौर ऊर्जा आया और बायो का भी है, तो एक दिन तो ऐसा आना ही है कि वैकल्पिक ऊर्जा की तलाश करना पड़ेगा। जिला प्रशासन चाहता है कि पहल सिर्फ एक गांव तक न सिमटी रहे, ये पूरे जिले को रोशन करे। अच्छा प्रयास है क्योंकि बायोगैस एक बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है।
क्लीन सोर्स है, सुलभ है, ग्राम में इसकी बड़ी ज़्यादा वो पॉसिबिलिटीज़ है इस्तेमाल करने की, और बड़ा सस्ता भी है। आजादी के बाद से आज तक सियासत ग्राम स्वराज का सपना तो दिखा रही है, लेकिन देश ने अब जाकर ये माना है कि दिल्ली सब कुछ नहीं दे सकती। टीम में हर किसी को अपने हिस्से का खेल दिखाना है। अनिल जैसे किसान टीम हिंदुस्तान के असली कप्तान हैं। देश और दुनिया के सामने मिसाल पेश करने वाले अनिल को हमारा सलाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं देश की खबरों का और लेकर चलते हैं आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। जी हां, बोलते बोलते कोई ज्यादा न बोल जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दायरा तय कर दिया है। ज्यादा बोलने वाला जेल जाने से बच नहीं पाएगा। राजनीति में, समाज में, फिल्मों में, मीडिया में कुछ % लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बोलने की आजादी चाहते हैं। बोलने की आजादी और कुछ भी बोलने की आजादी के बीच में बहुत पतली लक्ष्मण रेखा है। संविधान इस रेखा पर खड़ा है। वो दोनों तरफ देखता है और फैसला करता है कि आप फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के अंतर को समझें। आपकी आजादी को जिम्मेदारी की अकल है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो न कमलेश तिवारी को रोका जा सकेगा, न अकबरुद्दीन ओवैसी को। कोई भीड़ को उकसा देगा और बोलने की आजादी की ढाल लेकर खड़ा हो जाएगा। इंटरनेट पर हजारों साइट्स हैं जो कुछ भी दिखा रही हैं, कुछ भी सुना रही हैं। अगर बोलने की आजादी के बांध तोड़ दिए गए तो सभ्यता के स्मारक बह जाने का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। सरकारें और नेता इसी मानहानि के कानून का इस्तेमाल हिसाब बराबर करने के लिए करते रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल, स्वामी और राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये साफ कर दिया कि आपराधिक मानहानि कानून की किताब में है और रहेगी। इसमें जेल और जुर्माने की सजा है और रहेगी। दरअसल ये तीनों नेता, जी हां, ये तीनों अलग अलग पार्टीज के हैं, देश की बड़ी पार्टीज के हैं, खास करके अगर दो पार्टीज की, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन तीनों ने मानहानि के किसी भी मामले में फंसने से बचने के लिए इस तरह की बात की थी। वो चाहते थे कि सेक्शन 499 और 500 को बदल दिया जाए और कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सजा न के बराबर हो जाए। अदालत ने साफ कर दिया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इंसल्ट नहीं हो सकती। हम आज इसी विषय पर बात करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ कि जो दायरे कौन से हैं जहां की बाहर की खुली सोच खून खराबे तक पहुंच जाती है, मजाक मारपीट का रूप ले लेती है, कार्टून क्राइम हो जाता है, हुकूमतें हड़काने पर आमादा हो जाती है। हमारे साथ जुड़े हैं असीम त्रिवेदी, कार्टूनिस्ट, और विवेक तनखा जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी नेटवर्क पर। हम समझना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितना बड़ा झटका राजनेताओं के लिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी के उपाध्यक्ष, देश की सबसे बड़ी पार्टी के वित्त मंत्री और देश में दिल्ली में मुख्यमंत्री, तीनों ने लगाई थी अपील। स्वामी ने भी कही थी, जो आज सबसे ज्यादा संसद में हंगामा मचाते हैं, लेकिन सबको झटका लगा है। असीम जी, मुझे लगता है कि मतलब मैं इस फैसले का बहुत समर्थन नहीं करता, क्योंकि कई बार जैसे मैं देखता आया हूँ, जैसे कि हम सब देखते रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसे में सिर्फ बड़े लोगों के खिलाफ उठी आवाज़ों को ही दबाया जाता है, चाहे वो बड़ा कारपोरेट हो, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो सरकारें हों। और मेरे ख्याल से आम आदमी के खिलाफ बोली गई बात पे कोई कार्रवाई वैसे भी नहीं होती है। जैसे कि आप अभी बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग जो भीड़ को उकसाने का काम करते हैं, वो सब वैसे भी मानहानि में नहीं आता, उसके लिए अलग धाराएं हैं और उन धाराओं पर भी ठीक से कार्रवाई नहीं होती। और मानहानि है, ये बहुत व्यक्तिगत मामला है, ये किसी व्यक्ति के लिए है या फिर किसी कारपोरेट के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो मुझे लगता है कि हमें इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि अपनी बात कह सकें, और कम से कम जो कि लगातार चल रहा था, किसी आपराधिक मामलों से हटाया जाए। अगर हम इसे आपराधिक मामलों से हटा देते, क्रिमिनल डिफेमेशन से हटाते, तो कोर्ट को, सरकार को अपनी मशीनरी न लगानी पड़ती वो आरोप साबित करने के लिए। तो लोग यही कह रहे थे कि इस तरह के ढेर सारे मामले बढ़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया आ गया है, बहुत से और मीडियम्स आ गए हैं, इसके बाद इस तरह के केसेस बहुत बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार, तो आप इसे सही नहीं मानते हैं? आपके मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं आपके पास वापस आऊंगी। विवेक तनखा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपको क्या लगता है कानूनी पक्ष क्या कहता है, कितना बड़ा ये फैसला है? मीना जी, ये मैं बहुत उत्तम फैसला मानता हूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कोई चैलेंज का कोई बहुत कारण नहीं था। ये बहुत पुराना कानून है, प्री इंडिपेंडेंस कानून है, और
मकॉलेज लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी में ये आज वर्षों से था। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर इंटेंशनली आपकी रेपुटेशन को हार्म करता है तो आप उसके लिए उसको डेफेमेशन के तौर से प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और उसको पनिश करवा सकते हैं। इसमें बदयांती मेंसिया बहुत आवश्यक है। और अगर कोई मेंसिया के साथ आपकी रेपुटेशन को सली करना चाहता है तो उसको प्रोसिक्यूट करना मेरी ओपिनियन में एक अनिवार्यता होती है। और जस्टिस दीपक मिश्रा के इस फैसले ने कुछ बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। जैसे कहा है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स अ राइट टू लिव विद डिग्निटी। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो पूरा ये राइट टू रेपुटेशन है, इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि व्हाट एक लाइफ की क्या मीनिंग होती है विदाउट डिग्निटी। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 19(2) जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने की एक प्रोविजन है ऑफ ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(2) में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक आदमी की जो रेपुटेशन जो पब्लिकली खराब की जा रही है उससे उसको बचाने के लिए और दूसरे जो व्यक्ति कर रहा है उसको पनिश करने के लिए ये प्रावधान बनाया गया है। असीम त्रिवेदी, क्या वजह है आपको लगता है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का सही नहीं है? क्योंकि एक तरफ तो विधायिका और न्यायपालिका की जंग वैसे ही शुरू है, ऐसे में आप भी महसूस करते हैं कि यह फैसला सही नहीं है, तो किस रूप में लेंगे इसे राजनीति से जुड़े हुए लोग? मुझे लगता है कि ये अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, पिछले साल जब इसी साजिशी केस पे सरकार ने जो अपना सुझाव दिया था अटॉर्नी जनरल के मार्फत से, वो सुझाव यही था, सरकार यही चाहती थी कि डिफेमेशन को क्रिमिनल बने रहने दिया जाए, आपराधिक मानहानि कायम रहे। तो मेरे ख्याल से जो सरकार चाह रही थी वैसा ही हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के चाहने से हुआ है, पर सरकार इससे असहमत नहीं होगी, सरकार का पक्ष भी यही था। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से आम लोगों को दिक्कत है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आप किसी भी ग्रुप के खिलाफ, किसी कारपोरेट के खिलाफ, किसी बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ बात कहते हैं तो आपको ऐसे मामलों में पढ़ना पड़ता है, आपके ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस लग जाते हैं, और भले ही वो कोर्ट में कभी साबित नहीं हो, लेकिन वो आपका मनोबल तोड़ने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको हैरेस करने के लिए काफी होते हैं। और इसके बाद ये होता है कि जो भी आदमी लड़ाई लड़ रहा होता है, मैं आपके पास वापस आऊंगी असीम, कैसे ये आम आदमी का मनोबल तोड़ने वाला फैसला हो सकता है, लेकिन उससे पहले विवेक साहब ये बताइए कि लगातार देश के वित्त मंत्री की तरफ से, अरुण जेटली की तरफ से ये बात की जा रही है कि विधायिका और जो है उसके कामों में दखल दे रही है न्यायपालिका। क्या वाकई में इस फैसले के बाद इस तरफ ज्यादा तर्क जो उनके मजबूत होंगे? क्योंकि तीनों राजनीतिक दलों के लोग, आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों को झटका लगा है। देखिए, ये फैसला खाली राजनेताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ। ये ज़रूर है कि बड़े बड़े राजनेता पिटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट गए थे, और क्योंकि उनके अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी तो उन्होंने इसको चैलेंज किया था। मगर ये जो फैसला है ये तो सामान्य नागरिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम न्यूज़पेपर्स में कई दफ़े पढ़ते हैं कि हमारे बारे में अवांछित बातें लिख दी जाती हैं, तो क्या हम उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते? क्या टेलीविजन चैनल में कोई खड़े होके फ्रिवलेस एलिगेशन किसी के ऊपर लगा दे, क्या वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हम? तो ये खाली राजनेताओं की बात नहीं है, ये सामान्य नागरिक के अधिकार की बात है कि हमारे को, हमारी रेपुटेशन को और हमारे कैरेक्टर को किसी को डैमेज करने का अधिकार नहीं है। और अगर आप इसको इंटेंशनली कर रहे हो तो आपको जरूर पनिश होना चाहिए। असीम, जरा बताइए देश के, क्योंकि ईटीवी में सबसे ज्यादा आम आदमी है जो व्यूवर है हमारा, इस कार्यक्रम को देखता है, और हम आम जनता से जुड़ी हुई खबरें उनको दिखाते हैं, उनके हित जुड़े हुए हैं हमारे साथ। किस तरह से आम आदमी को प्रभावित करेगा ये फैसला? देखिए, आमतौर पे जब तक ये आपराधिक मामला है डिफेमेशन का, सरकार स्वयं जो पक्ष होता है जिसको डिफेम करने की कोशिश की गई, जो कोर्ट जाता है, सरकार खुद उसकी ओर से इस मामले को आगे बढ़ाती है, सरकार खुद आरोप साबित करती है, खुद पक्ष बन जाती है। तो ऐसे में वो डिफेंड कर रही होती है बड़ी पर्सनालिटीज को, क्योंकि
जैसा इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से बहस चल रही थी, अभी की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से बहस चल रही थी, फिर कोर्ट में लोग गए और फिर अभी यहाँ तक डिसीजन आया है। तो सबका यही कहना था कि जब तक ये क्रिमिनल लॉ बना हुआ है डिफेमेशन का, सरकार को खुद एक पक्ष लेकर आरोपी पे आरोप साबित करना होता है। तो सरकार यानी कि सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व होती है जो कि चलती है आम आदमी के पैसे से, और ये केसेस ज्यादातर बड़े लोगों के होते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस का डिफेमेशन हुआ होता है या फिर बड़े कारपोरेट ग्रुप्स का डिफेमेशन हुआ होता है। तो ऐसे में सरकार यानी कि आम लोगों का, इस देश के नागरिकों के रिसोर्सेस इसमें लगते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोगों के। तो ऐसे में विवेक, आपसे एक आखिरी सवाल समझना चाहूंगी कि ऐसे में इन राजनेताओं का, क्योंकि नुकसान तो यहाँ आम आदमी का ही हो रहा है, भले ही ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ये झटका इन तीनों के लिए है, इन तीनों का, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे स्वामी हो, चाहे फिर अरविंद केजरीवाल हो, इनका क्या रिव्यू पीआईएल की भी बात हो सकती है? क्या इस दिशा में जा सकते हैं ये लोग? बट मेरे को इस पूरे 250 पेजेस के जजमेंट में ऐसी कोई बात नहीं दिखी जो रिव्यू के लायक है। जो एक नागरिकों के प्रोटेक्शन का कानून 100 साल पुराना है, उससे नागरिकों को वंचित किया जाए, इसके लिए क्या रिव्यू लायक करेगी? अरे हम तो इस कानून के माध्यम से उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनका कैरेक्टर और जिनकी रेपुटेशन को इंटेंशनली सली किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है। तो ये बहस आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाली है, और विधायिका और न्यायपालिका के बीच जंग कितनी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मानहानि के नाम पर अगर कोई नाजायज फायदा उठाना चाहता है तो वो भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन साथ ही राजनेताओं को भी सतर्क रहना होगा कि वो ऐसे ही हर किसी मुद्दे पर पीआईएल डाल के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है ईटीवी नेटवर्क पर। रुक करते हैं उस खबर का जिसने पिछले 2 महीनों से सियासी गलियारों में तूफान मचाया हुआ था। जी हां, विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सबसे पहले ईटीवी नेटवर्क पर बात की। ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि चुनाव वक्त पर होंगे और जो सत्ता में राजनीतिक हथियारों के साथ साथ नैतिकता खो देते हैं उन्हें सत्ता में रहने का हक नहीं है। और क्या कुछ कहा, पूरा इंटरव्यू देखिएगा ईटीवी पर। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको लगा कि बायस वगैरह तो फिर जाएंगे नैनीताल हाई कोर्ट में इसके खिलाफ? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट कमेटी गठन मैं चाहता हूं मैं सीबीआई के पास जाऊं। मेरी दिली इच्छा यह है कि ये केस जो है सीबीआई के लिए भी एक नजीर बने। वाह, आखिर ये देश के अंदर लोग जब एक चीफ मिनिस्टर को ये हथकड़ी लगाएंगे, ये भी तो देखेंगे कि हथकड़ी लगाने लायक काम था भी नहीं था भाई। क्या ये देश के अंदर सब लोग इतने डरपोक कायर हो जाएंगे? जिस तरीके से अब 356 लगाने से पहले कोई भी केंद्र की सरकार 100 बार सोचेगी। 56 इंच नहीं, 68 इंच की छाती का भी चीफ प्राइम मिनिस्टर होगा तो 10 बार सोचेगा। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि मैं पहाड़ का गंगलोड़ हूं। घिसते 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 मिट करके उस धरती में चला जाऊंगा, लेकिन कोई मसलने की सोच रहा है तो बहुत गलतफहमी में है। और देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको मिलवाते हैं मणिपुर की रहने वाली डायना देवी से, जिन्होंने यूपीएससी में 24वीं रैंक हासिल की है। 24 साल की डायना के पिता भी मणिपुर में बतौर आईपीएस तैनात हैं। 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर की है ये बेटी। शुरुआत से ही स्कूल से टॉपर रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन करने के दौरान भी डायना 2012 में यूनिवर्सिटी की टॉपर छात्रा बनकर निकली। पिछले साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी डायना का चयन हो गया था। उसमें डायना का रैंक 9वां था। मणिपुर फायर सर्विस के डायरेक्टर की इस बेटी की इच्छा है कि वो मणिपुर के लोगों की सेवा करे और शहर की कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार लाए। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन सोमवार को फिर मिलेंगे रात 9 बजे। आप अपने सुझाव हमारे कार्यक्रम के लिए हमें दे सकते हैं। प्रदेश 18 की वेबसाइट पर आप इस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। नमस्कार।